ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का यूज करके हम लोग सिर्फ दो वेक्टर को एक साथ ऐड कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ कब यूज होता है? ट्रायंगल लॉ तब यूज होगा जब एक वेक्टर के हेड पे दूसरा वेक्टर का टेल हो। जैसे यहाँ पे वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल है और वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों सेम सेंस में है, तो रिजल्टेंट ट्रायंगल का थर्ड साइड है इन अपोजिट सेंस। ठीक है। और पैरेललोग्राम लॉ कब यूज किया जाता है? जब दो वेक्टर का टेल्स एक जगह पे हो, मतलब कि अगर दो कोइनिशियल वेक्टर्स हों तो उन दोनों को ऐड करने के लिए वी शुड यूज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे यहाँ देखो वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों कोइनिशियल वेक्टर हैं, तो इस केस में एक पैरेललोग्राम बना देना चाहिए और जहाँ से वेक्टर ए और वेक्टर बी स्टार्ट हुआ है वहीं से जो डायगोनल स्टार्ट हो रहा है वो डायगोनल क्या देगा? रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है। तो ये सब हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। मान लो कि दो वेक्टर ए और वेक्टर बी है, उन दोनों को आइदर ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ का यूज करके ऐड करना है। तो वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मतलब वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। लेकिन इन जनरल वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। वेक्टर आर का मॉड इक्वल टू वेक्टर ए का मॉड प्लस वेक्टर बी का मॉड तभी होगा जब दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है। इसके बाद वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला है √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। यहाँ थीटा क्या है? तो थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, और यहाँ पे भी थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैसे निकाला जाता है हम लोग पहला क्लास में सीखे हैं। ठीक है। और मान लो कि वेक्टर आर और वेक्टर ए के बीच का एंगल अल्फा है और वेक्टर आर और वेक्टर बी के बीच का एंगल बीटा है। यहाँ पे भी वैसे ही है, वेक्टर आर और वेक्टर ए के बीच का एंगल अल्फा है और वेक्टर आर और वेक्टर बी के बीच का एंगल बीटा है। ठीक है। तो क्लियरली अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा। यहाँ भी देख सकते हो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू थीटा। तुम लोग स्टैंडर्ड 9th 10th में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पढ़े हो। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटरनल एंगल्स, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज थीटा। तो अल्फा प्लस बीटा इज थीटा। ठीक है। और टैन अल्फा टैन बीटा के लिए भी फॉर्मूला है। टैन अल्फा के लिए फॉर्मूला है b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। तो टैन अल्फा याद रखो, अगर अल्फा निकल गया तो बीटा के लिए लिख सकते हो थीटा माइनस अल्फा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा थीटा है तो बीटा क्या होगा? थीटा माइनस अल्फा। वैसे टैन बीटा के लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। इस वाले फॉर्मूला में एक जगह पे बी लिख दो, बी की जगह पे ए लिख दो, मीनिंग टैन बीटा इक्वल टू a sin थीटा अपॉन b प्लस a cos थीटा। ठीक है। तो ये सब हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। Now we are going to study some special cases of triangle law and parallelogram law. ठीक है। पहला स्पेशल केस, पहला स्पेशल केस में हम लोग थीटा ले रहे हैं 0 डिग्री। थीटा 0 डिग्री मतलब कि वेक्टर ए वेक्टर बी के बीच का एंगल 0 डिग्री। इसका मीनिंग ये होगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। तो हम लोग दो वेक्टर कंसिडर कर रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं। अगर दो वेक्टर एक डायरेक्शन में हो गया तो दोनों के बीच का एंगल इज टेकन एज 0 डिग्री। हम जानबूझ के वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल को ड्रॉ किए हैं ताकि हम लोग ग्राफिकल मेथड का यूज कर सकें। तो अगर वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल है तो रिजल्टेंट कहाँ शुरू होना चाहिए? तो रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर के टेल से शुरू होगा और लास्ट वेक्टर के हेड तक जाएगा। तो रिजल्टेंट कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है। इसके पैरेलल हम ड्रॉ कर दिए, इसके ऊपर ओवरलैप नहीं कराए हैं। तो दिस इज रिजल्टेंट। ऑब्वियसली रिजल्टेंट का लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ वेक्टर ए प्लस लेंथ ऑफ वेक्टर बी, मीनिंग मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए
प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। इसको ऐसा भी लिख सकते हो आर इक्वल टू ए प्लस बी, मीनिंग वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला तब हुआ जब थीटा क्या है 0 डिग्री। वैसे इन जनरल फॉर्मूला क्या है आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। हम लोग यहाँ से भी इस रिजल्ट को ड्राइव कर सकते हैं। देखो कैसे, अगर दो वेक्टर एक डायरेक्शन में हो गया तो थीटा 0 डिग्री है, थीटा अगर 0 डिग्री हुआ तो कॉस थीटा विल बी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1 होगा। ठीक है, तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा यहाँ पे 0 डिग्री है तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री 1 होगा, तो मिला ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इंटू 1, मतलब कि 2ab। अब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या मिला ए प्लस बी, मतलब आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ए प्लस बी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तब दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू सम ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ गिवन वेक्टर्स, मतलब वेक्टर आर का मॉड इक्वल टू वेक्टर ए का मॉड प्लस वेक्टर बी का मॉड। ठीक है, अब एक चीज और, अगर तुम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़े होगे तो हमें पता है कि कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 और कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू होता है -1। कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1 और कॉस थीटा का मिनिमम वैल्यू होता है -1। ठीक है, और देखो कि r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा है। अगर मान लो कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन एंगल वेरिएबल है, मीनिंग थीटा इज वेरिएबल, तो अगर थीटा वेरिएबल होगा तो कॉस थीटा भी वेरिएबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर थीटा चेंज होगा तो कॉस थीटा भी चेंज होगा। तो आर का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम तब होगा जब कॉस थीटा का वैल्यू मैक्सिमम होगा विच इज 1, और आर का मैग्नीट्यूड मिनिमम तब होगा जब कॉस थीटा का वैल्यू मिनिमम होगा विच इज -1। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ देखो जब थीटा 0 डिग्री है तब उस समय कॉस थीटा 1 होगा और कॉस थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। तो इससे हम बोल सकते हैं कि आर का ये जो वैल्यू है ए प्लस बी, दिस इज द मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ आर। मतलब अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री हो जाए तो उस केस में उन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि इस केस में जो आर है दिस इज ऑल्सो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैक्सिमम मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। इससे ज़्यादा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पॉसिबल नहीं है। और दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम कब होगा, जब दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, और उस केस में थीटा विल बी 0 डिग्री एंड कॉस थीटा विल बी 1 विच इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, अब केस 2, केस 2 में हम थीटा 180 डिग्री ले रहे हैं। थीटा 180 डिग्री मतलब कि दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री है। अगर दो वेक्टर के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाए तो इसका मतलब ये होगा कि वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, मीनिंग वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। तो मान लो कि देयर आर टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, एंड दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, कुछ ऐसा मान लो कि इधर एक वेक्टर ए है और इस साइड में एक वेक्टर बी है। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। हम कुछ ऐसा शो करना चाह रहे हैं कि वेक्टर ए के हेड पे वेक्टर बी का टेल है। ठीक है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ शुरू होगा, तो वेक्टर ए के टेल से,
और टर्मिनेट कहाँ पे करेगा, तो वेक्टर बी के हेड पे। तो रिजल्टेंट वेक्टर कुछ इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ऑब्वियसली रिजल्टेंट वेक्टर इज वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, लेकिन रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। यहाँ पे मतलब इस डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं कि रिजल्टेंट का जो लेंथ है और वेक्टर ए का लेंथ माइनस वेक्टर बी के लेंथ के बराबर है। तो हम बोल सकते हैं वेक्टर आर का मॉड इक्वल टू वेक्टर ए का मॉड माइनस वेक्टर बी का मॉड। इस सिचुएशन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा हो जाए। मतलब मान लो वेक्टर बी इतना बड़ा हो जाए और वेक्टर ए इतना छोटा ही रहे, तो वो भी तो पॉसिबल है। तो उस केस में रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा मॉड वेक्टर बी माइनस मॉड वेक्टर ए। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि मॉड ए माइनस मॉड बी होगा, मॉड बी माइनस मॉड ए भी तो हो सकता है। तो इसलिए ऐसा करो कि आगे में एक मॉड लगा दो। इस मॉड का मतलब हुआ नॉन नेगेटिव वैल्यू। इस मॉड का मतलब क्या हुआ, नॉन नेगेटिव वैल्यू। नॉन नेगेटिव मतलब आइदर जीरो और पॉजिटिव। जीरो कब होगा, जीरो तब होगा जब वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए। तो अगर वेक्टर ए वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो मॉड वेक्टर ए माइनस मॉड वेक्टर बी क्या मिल जाएगा, जीरो। और आगे मॉड लगा दिए, इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से बड़ा है तो भी चलेगा, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड से बड़ा है तो भी चलेगा। दोनों केस में वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव आएगा, ठीक है। तो होपफुली कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इस रिजल्ट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड माइनस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का मॉड, ठीक है। ऐसे भी लिखा जा सकता है। इस रिजल्ट को इस रिजल्ट से भी ड्राइव कर सकते हैं। देखो कैसे, थीटा 180 डिग्री है। अगर थीटा 180 डिग्री हो जाए तो कॉस थीटा इज कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1। कॉस 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, -1। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos 180 डिग्री। cos 180 -1 होगा तो a² + b² - 2ab हो गया, क्योंकि cos 180 -1 है। तो a² + b² - 2ab इज a - b का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट को डायरेक्ट नहीं उड़ाना चाहिए। तो लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि √x² अगर लिख दें तो दिस इज नॉट इक्वल टू x, ये गलत है। √x² को x नहीं लिखना चाहिए, √x² को लिखना चाहिए mod x। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। √x² इज mod x, क्योंकि स्क्वायर रूट का वैल्यू हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अगर √a - b का होल स्क्वायर है तो इसको लिखना चाहिए मॉड के अंदर a - b। तो r मिला मॉड के अंदर a - b। एक और चीज़, ट्रिग्नोमेट्री से cos थीटा का मिनिमम वैल्यू होता है -1। तो अगर cos थीटा मिनिमम हो जाए तो r भी मिनिमम होगा। मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मिनिमम तब होगा जब cos थीटा मिनिमम होगा, और cos थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1। और cos थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 कब होगा, जब थीटा विल बी 180 डिग्री, मीनिंग टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये जो R मिला, दिस इज ऑल्सो मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, ठीक है। तो दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड इज mod a - b, और रिजल्टेंट का मिनिमम मैग्नीट्यूड कब मिलेगा, when two vectors are in opposite direction, ठीक है। तो लास्ट 2 केसेस से हम लोग देखें कि दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड तब होगा when they are in same direction, और उस केस में r मैक्स होगा a + b। यहाँ पे आगे मॉड लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि a b ऑलरेडी पॉजिटिव है।
और दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड तब होगा व्हेन दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, और उस केस में आर मिनिमम इक्वल टू मॉड ए माइनस बी। ठीक है, तो इन दोनों को अगर हम क्लब कर लें तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं। तो मान लो कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट आर है, तो आर का मिनिमम वैल्यू मान लो आर मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मान लो आर मैक्स। ठीक है, तो इस आर का वैल्यू मिनिमम के बराबर होगा या मिनिमम से बड़ा होगा, और मैक्सिमम के बराबर होगा या मैक्सिमम से छोटा होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं आर मिनिमम इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन इक्वल टू आर मैक्स। और आर मिनिमम है क्या, तो आर मिनिमम है ए माइनस बी का मॉड इज लेस देन इक्वल टू आर मैक्स क्या है, तो ए प्लस बी, इधर लेस देन इक्वल टू लगा दी। आर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आर वेक्टर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो आर वेक्टर अगर ए प्लस बी है, देखो यहां पे आर वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर है, तो आर वेक्टर का मॉड होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड। तो आर वेक्टर के मॉड को सिर्फ आर से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड। ठीक है, यहां घबराना नहीं है, ये क्या लिखा हुआ है, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड है, मतलब कि ए और बी का जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड है। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड का मिनिमम वैल्यू होगा मॉडुलस ए माइनस बी और मैक्सिमम वैल्यू होगा ए प्लस बी, और कोई भी वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो कीप दिस इन माइंड। इसके बाद हम लोग थर्ड केस लेंगे। केस 3 में दो वेक्टर कंसीडर कर रहे हैं सच दैट कि दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो मान लो दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, और इन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मीनिंग दोनों का लेंथ इक्वल है। तो लेट अस यूज पैरेललोग्राम लॉ। तो अगर हम पैरेललोग्राम लॉ यूज करें, मतलब कि एक पैरेललोग्राम बना दें, तो रिजल्टेंट यहां शुरू होगा और रिजल्टेंट उसी साइड में होगा जिस साइड में वेक्टर ए वेक्टर बी जा रहा है। तो दिस इज रिजल्टेंट। ठीक है, ऑब्वियसली अब पैरेललोग्राम रोम्बस बन जाएगा, क्योंकि अगर पैरेललोग्राम का दो एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए देन दिस इज अ रोम्बस। ठीक है, तो इस केस में पैरेललोग्राम बिकम्स अ रोम्बस। ठीक है, तो अगर पैरेललोग्राम रोम्बस हो गया तो हम लोग जानते हैं कि रोम्बस का डायगोनल एडजेसेंट साइड्स को बाइसेक्ट करता है। मीनिंग अगर ये एंगल अल्फा है और ये एंगल बीटा है, तो अल्फा बीटा दोनों इक्वल होगा, तो अल्फा इक्वल टू बीटा होगा। और मान लो कि पूरा एंगल थीटा है, तो ऑब्वियसली ये थीटा का हाफ होगा। तो इस केस में अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा बाई 2। ठीक है, मतलब अब हम लोग को टैन अल्फा टैन बीटा वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा हम तभी लिख सकते हैं जब दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो अगर कभी भी दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल रहे तो रिजल्टेंट ठीक बीच से पास करेगा, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा बाई 2। ठीक है, अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत पड़ेगा। तो ट्रिग्नोमेट्री तुम लोग पढ़े नहीं हो, तो मैं बिना ट्रिग्नोमेट्री के बताता हूँ, यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, पहले रिजल्ट लिख रहा, यहाँ रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है 2a cos थीटा अपॉन 2। रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज 2a cos थीटा अपॉन 2। अब ये आया कहाँ से, चलो एक्सप्लेन करता हूँ। इस डायग्राम को मैं फिर से रीड्रॉ कर रहा हूँ।
इधर वेक्टर ए है, इधर वेक्टर बी है, दोनों के बीच के एंगल थीटा है। तो दोनों के ठीक बीच में एक लाइन ड्रॉ करो, मतलब मान लो दिस एंगल इज थीटा बाई 2, तो दिस एंगल इज ऑल्सो थीटा बाई 2। ठीक है, ये लाइन वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, एक और लाइन ड्रॉ करो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। ठीक है, तो दिस लाइन एंड दिस लाइन आर परपेंडिकुलर। ठीक है, अब ऐसा करो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को रिजॉल्व कर लो अलोंग दिस लाइन एंड दिस लाइन। तो पहले वेक्टर ए को रिजॉल्व करते हैं। तो वेक्टर ए का कंपोनेंट इस साइड में होगा ए कॉस थीटा बाई 2 और इस साइड में कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा बाई 2। क्योंकि हमें पता है कि अगर कोई वेक्टर ए किसी लाइन के साथ एंगल थीटा बना रहा है तो जिधर एंगल थीटा बना रहा है उस साइड में कंपोनेंट होगा ए कॉस थीटा और परपेंडिकुलर साइड में कंपोनेंट होगा ए साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ थीटा इज थीटा बाई 2। अब वेक्टर बी को रिजॉल्व करो, तो वेक्टर बी इधर है और इस लाइन के साथ एंगल थीटा बाई 2 बना रहा है। तो वेक्टर बी का कंपोनेंट इस साइड में होगा बी कॉस थीटा बाई 2 और इस साइड में होगा बी साइन थीटा बाई 2। अब पता है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है। ठीक है, तो ए इक्वल टू बी है, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है। तो इधर ध्यान दो, इस साइड में ए साइन थीटा बाई 2 और बी साइन थीटा बाई 2 का डायरेक्शन अपोजिट है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। मतलब इधर ए साइन थीटा बाई 2 है, इधर बी साइन थीटा बाई 2 है, लेकिन बी तो ए के बराबर ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी ए साइन थीटा बाई 2 है। तो इधर ए साइन थीटा बाई 2, इधर भी ए साइन थीटा बाई 2, ये दोनों मिल करके कैंसिल हो जाएगा। मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। अभी हम लोग केस 2 में देखे थे कि अगर दो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो उन दोनों का रिजल्टेंट क्या होता है, तो मॉड ए माइनस बी। तो यहाँ पे बोल सकते हो कि ए साइन थीटा बाई 2 और बी साइन थीटा बाई 2 अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो मॉड ए साइन थीटा बाई 2 माइनस बी साइन थीटा बाई 2। लेकिन ए इक्वल टू बी है, तो बोल सकते हो कि ए साइन थीटा बाई 2 माइनस बी साइन थीटा बाई 2 का वैल्यू क्या होगा, 0। तो इस साइड में इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट 0 हो गया। अब इस साइड में कंसिडर करो, तो इस साइड में ए कॉस थीटा बाई 2 और बी कॉस थीटा बाई 2 दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए दोनों के मैग्नीट्यूड को डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। केस 1 में तो यही था ना कि अगर थीटा 0 डिग्री है तो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, तो ए कॉस थीटा बाई 2 प्लस बी कॉस थीटा बाई 2। और यही रिजल्टेंट है क्योंकि इधर तो कैंसिल हो गया। तो जो रिजल्टेंट मिला वो क्या मिला, ए कॉस थीटा बाई 2 प्लस बी कॉस थीटा बाई 2। और क्योंकि ए इक्वल टू बी है तो हम इसको लिख सकते हैं 2a कॉस थीटा बाई 2। यहाँ 2 कैंसिल मत कर देना, ये थीटा बाई 2 इस कॉस का एंगल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल हो तो रिजल्टेंट ठीक बीच से पास करेगा और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा 2a cos थीटा बाई 2 वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, और ऑब्वियसली अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू क्या होगा, थीटा बाई 2, क्योंकि रिजल्टेंट दोनों वेक्टर के बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो होपफुली ये क्लियर हो गया। केस 4 भी तुम बना सकते हो अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए। तो अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 क्या होगा, 0। तो रिजल्टेंट के लिए फॉर्मूला होता है r इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा 90 हो गया तो cos 90 0, तो r इक्वल टू क्या मिलेगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, विच इज अल्टीमेटली पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर थीटा 90 डिग्री हो जाए तो उस केस में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको मैं अलग से नहीं लिख रहा हूँ, तुम आराम से फॉर्मूला यूज करो, उसमें cos थीटा का वैल्यू पुट करो और सॉल्व करना। ठीक है, तो मेनली ये 3 केस याद रखना है। पहला केस में r मैक्स इक्वल टू ए प्लस बी, दूसरा केस में r मिनिमम इक्वल टू मॉड ए माइनस बी, और तीसरा केस में अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाए तो r इज इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2, और उस केस में रिजल्टेंट वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल को बाइसेक्ट करेगा।
ठीक है। तो अभी तक ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ में जितना भी फॉर्मूला बताया गया है और जितना भी कॉन्सेप्ट बताया गया है उसको मगअप कर लो, रट्टा मार लो, और जितने स्पेशल केसेस हैं उनको भी मगअप कर लो। अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ एंड स्पेशल केसेस। ठीक है। इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस। ठीक है। दो वेक्टर है, एक वेक्टर है 20 डिग्री एंगल, ठीक है, वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड है 8 मीटर, ठीक है। और एक दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, ठीक है, एक्स एक्सिस के साथ 110 डिग्री पे, ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड है 6 मीटर, ठीक है। बताना है रिजल्टेंट, फाइंड रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मतलब वेक्टर्स, ठीक है। जैसे पहला चीज ये बता कि यहाँ पे ट्रायंगल लॉ यूज करना चाहिए या पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम। रीजन दोनों का टेल किया, ठीक है, कोई इनिशियल वेक्टर है तो पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, कंप्लीट कर लो। रिजल्टेंट इज आल्सो ए कोइनिशियल वेक्टर, ये हो गया रिजल्टेंट, ठीक है। मान लो रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल है एल, ठीक। तो पहले तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना पड़ेगा। तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए फॉर्मूला क्या है? √a² + b² + 2ab cos थीटा, ठीक है। वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल कितना होगा तुम लोग बताओ। देखो वेक्टर ए एक्सिस के साथ 20 डिग्री बना रहा है और वेक्टर बी बना रहा है एक्सिस के साथ 110 डिग्री, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, राइट। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल इस थीटा, और थीटा कितना है? 90 डिग्री। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो √a² + b² + 2ab cos थीटा। a कितना है? 8, b 6, और cos 90 तो 0 होता है, बिठाने की जरूरत नहीं। तो √8² + 6², 100 आएगा, 100 का स्क्वायर रूट 10। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हुआ 10 मीटर। इसके बाद रिजल्टेंट और फर्स्ट वेक्टर के बीच का एंगल भी बताना है। तो tan अल्फा के लिए फॉर्मूला क्या है? b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। b इज 6, sin थीटा मतलब sin 90, sin 90 इज 1, a इज 8, cos थीटा मींस cos 90 0, तो 6/8, 6/8 मतलब 3/4, ठीक है। और 3/4 हो गया मतलब ये tan 37 डिग्री, tan 37 डिग्री है, मतलब अल्फा क्या होगा? 37 डिग्री, अल्फा 37 डिग्री होगा। देखो क्वेश्चन में वेक्टर ए वेक्टर बी का एंगल किसके साथ दिया हुआ है? एक्स एक्सिस के साथ। तो रिजल्टेंट का एंगल एक्स एक्सिस के साथ बताओ। तो एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड एक्स एक्सिस कितना होना चाहिए? 57 डिग्री। देखो रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल अल्फा है, अल्फा का वैल्यू कितना है? 37 डिग्री। तो रिजल्टेंट और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल कितना होगा? अल्फा + 20 डिग्री मतलब कि 57 डिग्री, ठीक है। तो एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड एक्स एक्सिस क्या होगा? अल्फा + 20 डिग्री विच इज 57 डिग्री। देखो तुमसे पूछा गया रिजल्टेंट पूछा गया है, ऐसा नहीं पूछा गया कि मैग्नीट्यूड बताओ। अगर बोलता फाइंड मैग्नीट्यूड तो सिर्फ यहाँ तक बता करके फुल स्टॉप हो जाता है। रिजल्टेंट मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी बताना है, डायरेक्शन भी बताना है, डायरेक्शन मतलब एंगल, तो इसलिए हम लोग को यहाँ पे एंगल भी बताना है। तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें हम लोग क्या किए? बस फॉर्मूला यूज की, ठीक है। दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री है। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों का मैग्नीट्यूड दिए हुए 8 मीटर, ठीक है। फाइंड रिजल्टेंट, ठीक। तो अगर मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया तो जो पैरेललोग्राम होगा क्या बन जाएगा? रोम्बस, ठीक है। ये रिजल्टेंट होगी।
तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड के लिए डायरेक्ट एक शॉर्टकट लिखे थे 2a cos θ/2, ठीक है, 2a cos θ/2। तो 2:2 a कितना है 8, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री बाई 2 30 डिग्री, cos 30 कितना होता है √3/2, √3/2, 2 2 कैंसिल आउट 8 √3 मीटर, ठीक है। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड। आर और वेक्टर ए के बीच के एंगल अल्फा मान लिए और इधर बीटा मान लिए, तो अल्फा बीटा दोनों क्या होगा इक्वल होगा एंड बोथ आर इक्वल टू θ/2, मतलब कितना होगा 30 डिग्री, ठीक। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम possible magnitudes of resultant of two vectors vector A and vector B are 7 meter and 1 meter respectively, ठीक है। Find number 1 modulus of vector A and vector B, number 2 resultant of vector A and B if angle between them is 90 डिग्री, ठीक, ऐसे दिया। तो there are two vectors with maximum and minimum possible magnitudes are 7 meter and 1 meter respectively। तो बताना है कि what are their magnitudes and what is their resultant if angle between them is 90 डिग्री, ठीक है। तो पहले हम लोग को पता है कि अगर दो वेक्टर हो तो उसका मैक्सिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड क्या होगा a प्लस b और मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड क्या होगा मॉड a माइनस b। मान लो कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा है, तब मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड क्या होगा a माइनस b, उसके इसमें तो a माइनस b हो ही जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि हम लोग को पता है कि मैक्सिमम पॉसिबल मतलब a प्लस b, a प्लस बी क्या है 7 और मिनिमम पॉसिबल a माइनस b क्या है 1। तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर लो तो 1 प्लस 2 करोगे तो b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इक्वल टू a इक्वल टू 4 मीटर, मतलब वेक्टर a का मैग्नीट्यूड हो गया 4 मीटर, ठीक है। और a का वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर लो, तो a अगर 4 डाल दें तो b इक्वल टू कितना होगा 7 माइनस 4, मतलब b इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 मीटर। तो फर्स्ट पार्ट डन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में तो यही बताना। सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि उसका रिजल्टेंट बताना है अगर एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम लोग को पता है कि r इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, थीटा ही 90 cos 90 जीरो, अल्टीमेटली ये पाइथागोरस थ्योरम ही होगा। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर विच इज 5 मीटर, लेकिन रिजल्टेंट बोला है वाला कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बताएं, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड तो हो गया, डायरेक्शन के लिए tan अल्फा वाला फॉर्मूला, ठीक है। एंगल बिटवीन वेक्टर r एंड वेक्टर a इज tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। b कितना है 3, sin 90 1 हो जाएगा, a कितना है 4, b और cos 90 0 इंटू कुछ भी 0, मतलब 3/4। अगर tan अल्फा 3/4 हो जाए इसका मतलब अल्फा 7 डिग्री, ठीक है। मतलब अल्फा का वैल्यू कितना हो गया 37 डिग्री, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि 3 अनइक्वल फोर्सेस, फोर्स मतलब वेक्टर, तो 3 अनइक्वल फोर्सेस है, तो बताना है कि क्या उनका रिजल्टेंट 0 हो सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में क्या है, कैन द रिजल्टेंट ऑफ 3 अनइक्वल फोर्सेस बी 0। ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या है, कैन द रिजल्टेंट ऑफ 4 न्यूटन 2 न्यूटन एंड 10 न्यूटन बी 0। और थर्ड में है व्हाट अबाउट 4 न्यूटन 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन। पहले फर्स्ट के बारे में तुम बताओ। हो सकता है अगर ट्रायंगल फॉर्म कर दे, ट्रायंगल फॉर्म कर दे और एक ही सेंस में, तब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में फोर्स ए, फोर्स बी और फोर्स सी। ठीक, ये ट्रायंगल फॉर्म कर गया, तीनों वेक्टर एक ही सेंस में है, तीनों एक ही सेंस में है, तो तीनों का सम या रिजल्टेंट क्या होगा, 0। और कोई भी दो इक्वल नहीं है। इक्वल वेक्टर कब होते हैं, जब सेम मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन भी सेम। यहाँ पे तो डायरेक्शन तो सेम 100% नहीं दिख रहा है, तो वेक्टर इक्वल कहाँ से होगा। तो पहला आंसर क्या होगा, यस और नो। यस। सेकेंड पार्ट, कैन द रिजल्टेंट ऑफ 4 न्यूटन 2 न्यूटन एंड 10 न्यूटन बी 0। सोच के बताइए। तो एक तो बोल रहे हैं नहीं, पीयूष बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं, एस बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं। क्यों पीयूष, क्यों नहीं ऐसा होगा, कि 2 का सम तीसरा सम का। अगर ट्रायंगल फॉर्म करना है तो सम ऑफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो यहाँ पे देखो 4 न्यूटन 2 न्यूटन 10 न्यूटन, अब 4 और 2 का सम करोगे तो क्या मिलेगा, 6 10 से बड़ा नहीं। ठीक है। हाँ, एक केस में ऐसा हो सकता है कि 2 का सम तीसरे के बराबर हो जाए, तभी पॉसिबल हो सकता था। कब, 2 सेम डायरेक्शन में हो और तीसरा अपोजिट डायरेक्शन में, तब फिर रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकेंड का आंसर यस या नो। सेकेंड का आंसर नो, बिकॉज इसके लिए क्या होना चाहिए कि सम ऑफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। ठीक है। अगर ट्रायंगल फॉर्म किया तो एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है, मान लो वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी उल्टा है, वेक्टर सी उल्टा है। अब ट्रायंगल नहीं फॉर्म करना है, लेकिन यहाँ पे रिजल्टेंट 0 है। ग्राफिकल मेथड तो पता है तुम लोग को, वेक्टर ए इधर है, वेक्टर बी इधर है, वेक्टर सी इधर है, जहाँ स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आ जा रहा है, तो तीनों का रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। लेकिन यहाँ पे बी प्लस सी ए के बराबर होना चाहिए। ठीक है, वो भी तो नहीं है, वो भी नहीं है। ठीक, तो सेकेंड का आंसर नो। थर्ड का आंसर बताओ। यस। 4 + 6 करते हो तो 8 से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, 4 + 6 8 से बड़ा होगा। इसके बाद तीनों में होना चाहिए, अगर 6 + 8 कर दो 4 से बड़ा, और तीसरा 4 + 8 कर दो तो 6 से बड़ा, तो ट्रायंगल फॉर्म कर जाएगा। ट्रायंगल फॉर्म कर गया तो यस, मतलब रिजल्टेंट 0 हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम में ऐसा दिया है कि वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q, मतलब वेक्टर r, वेक्टर p और वेक्टर q का रिजल्टेंट है, और वेक्टर r का मैग्नीट्यूड, वेक्टर p का मैग्नीट्यूड और वेक्टर q का मैग्नीट्यूड इक्वल है। तो बताना है व्हाट इज एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q। तो क्योंकि r वेक्टर p और वेक्टर q का सम है, तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि मान लो इधर वेक्टर p और इधर वेक्टर q। ठीक है, तो इस साइड में क्या हो गया, वेक्टर है, एक ट्रायंगल फॉर्म कर गया। ठीक है, मतलब ट्रायंगल लॉ हम यूज किए, तो ट्रायंगल लॉ में इधर वेक्टर p बना दिया, इधर वेक्टर q बना दिया, और ये क्या हो गया, वेक्टर r। तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल, मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ, मतलब वेक्टर p का लेंथ इज इक्वल टू वेक्टर q का लेंथ इक्वल टू वेक्टर r का लेंथ। तो ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल, तो ट्रायंगल इज इक्विलेटरल। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं कि तो जो एंगल्स होगा कितना होगा, 60 डिग्री। तो दिस एंगल इज 60 डिग्री। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर होने के लिए दोनों का टेल या फिर होना चाहिए। यहाँ पे वेक्टर p का हेड है और वेक्टर q का क्या है, टेल है, तो 60 डिग्री नहीं होगा। 60 डिग्री ट्रायंगल का एंगल है,
लेकिन वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के बीच का एंगल 60 डिग्री नहीं है, कितना होना चाहिए 120 डिग्री, ठीक है। तो पी को प्रोड्यूस कर दो, तो दिस एंगल इज व्हाट 120 डिग्री, दिस इज द एंगल बिटवीन वेक्टर पी एंड वेक्टर क्यू। तो वेक्टर पी और वेक्टर क्यू के बीच का एंगल कितना हुआ 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर p प्लस वेक्टर q एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r इक्वल टू या r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर p एंड वेक्टर q, ठीक है। थोड़ा सोचोगे तो ऐसे बता दोगे 90 वेक्टर r वेक्टर p और वेक्टर q का रिजल्टेंट और r का स्क्वायर इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये तो पाइथागोरस थ्योरम लिख रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम कब होगा जब एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक। वैसे डायग्राम बनाना चाहें तो इधर है वेक्टर p और इधर है वेक्टर q, ठीक है। और रिजल्टेंट इधर मान लो, तो रिजल्टेंट हाइपोटेनस होगी और p और q में बोल सकते हैं एक बेस और दूसरा परपेंडिकुलर है। तो वैसे यहाँ पे r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर होगा, मतलब p और q के बीच का एंगल कितना हो गया 90, ठीक। ऐसे प्रूव करने के लिए बोलते हैं तो हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है r इक्वल टू अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। अगर बोले कि मैथमेटिकली प्रूव करो, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। a है p, b है q, 2pq cos थीटा। r स्क्वायर क्या हो जाएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। और r स्क्वायर दिया हुआ है क्वेश्चन में कि r स्क्वायर इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ठीक है। तो p स्क्वायर कैंसिल, q स्क्वायर कैंसिल, तो 2pq cos थीटा क्या हो गया 0, मतलब cos थीटा 0 हो गया, cos थीटा 0 हो गया मतलब थीटा क्या होगा 90, ठीक है। लेकिन ग्राफ के लिए हम लोग देख ही रहे हैं कि एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक। नेक्स्ट प्रॉब्लम में ऐसा दिया हुआ कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड p and q acting at a point at an angle of 60 degree is √7q, find the value of p by q। इस क्वेश्चन में दो फोर्सेस है और दोनों का मैग्नीट्यूड क्या क्या है p और q, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है √7q। हम लोग जानते हैं रिजल्टेंट होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो यहाँ पे p और q है इसलिए p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा लिखिए और अंडर रूट है, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ठीक है। और r है √7q, तो r भी यहाँ पे √7q कर दो तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 7q स्क्वायर। तो 7q स्क्वायर इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, ठीक। अब 7q स्क्वायर को इधर लिख लीजिए, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 7q स्क्वायर माइनस 6q स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा इक्वल टू 0। हम लोग को बताना क्या है p बाई q। ऐसा करो कि q स्क्वायर से डिवाइड कर लो, कुछ फायदा होगा। अगर q स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो ऐसा मिलेगा p स्क्वायर बाई q स्क्वायर माइनस 6q स्क्वायर बाई q स्क्वायर मतलब माइनस 6 प्लस 2pq बाई q स्क्वायर। तो एक q ऊपर है और नीचे q स्क्वायर है, एक q कैंसिल हो गया, तो 2p बाई q cos थीटा इक्वल टू 0। ऐसे थीटा पता है क्वेश्चन में, थीटा कितना है 60 डिग्री, तो cos 60 कितना होगा 1/2, तो cos 60 अगर 1/2 हो जाए तो cos 60 और 2 कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बच गया p बाई q, ठीक। अब अगर इसको देखो तो ये p बाई q के टर्म में क्वाड्रेटिक है, p बाई q के टर्म में क्या है क्वाड्रेटिक। p बाई q का नाम दे दो x, तो अगर p बाई q का नाम x दे दें तो ये x स्क्वायर है प्लस x माइनस 6 इक्वल टू, यहाँ पे हम x किसके बदले लिखिए p बाई q के बदले लिखते हैं, ठीक है। तो फैक्टराइज किया जा सकता है, 2 3 या 6 होता है, ठीक है।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x मास 2x मास इज इक्वल टू 0। तो फैक्टराइज करेंगे तो x प्लस 3 इंटू एस मास 2 इक्वल टू 0। सॉल्व करने के बाद में x इक्वल टू मास 3 मिलेगा और 2 मिलेगा। मास 3 हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि कोई भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है। अगर वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो तो दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड का रेशियो नेगेटिव कहाँ से होगा? तो x नेगेटिव नहीं हो सकता, x क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इससे p बाई क्यू क्या मिला? 2 मिला। नेक्स्ट इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन। मान लो कि हम लोग इंटरेस्टेड हैं वेक्टर a मास वेक्टर b में। तो वेक्टर a मास वेक्टर b को ऐसा लिख सकते हो वेक्टर a प्लस माइनस वेक्टर b। तो ये क्या मतलब आपको करना क्या है? वेक्टर a से वेक्टर b को सब्ट्रैक्ट नहीं करना है, वेक्टर a के साथ माइनस b को ऐड करना है। ठीक है, तो मान लो कि दो वेक्टर हैं, वेक्टर a और वेक्टर b, और दोनों के बीच के एंगल है थीटा। अब हम लोग को चाहिए a माइनस b। तो वेक्टर b का नेगेटिव लो। वेक्टर b का नेगेटिव क्या होगा? सेम मैग्नीट्यूड लेकिन डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, तो हम लोग को करना है a प्लस मास b, मतलब ये दोनों को ऐड करना है। ये दोनों का ऐड अगर करना है, ये दोनों को ऐड करना है तो रिजल्टेंट फर्स्ट वेक्टर का टेल से सेकेंड वेक्टर का हेड तक इधर जाएगा। तो ये मिल गया वेक्टर a प्लस मास b लिखो या डायरेक्ट a मास b लिख दो। ठीक, रिजल्टेंट और a के बीच के एंगल मान लो अल्फा, और a और मास b के बीच के एंगल अब थीटा नहीं रहा, कितना हो गया? मतलब a और b के बीच के एंगल थीटा है, लेकिन a और मास b के बीच के एंगल क्या होगा? 180 मास थीटा। 180 मास थीटा। ठीक, तो रिजल्टेंट हम लोग को चाहिए। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b का मैग्नीट्यूड क्या है? वेक्टर मास b का मैग्नीट्यूड इक्वल टू वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, वो b मान, ये तो पता ही है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पे क्या होगा? 180 मास थीटा, और cos 180 मास थीटा इज माइनस cos थीटा। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, दिस इज रिजल्ट। तो सेम ही फॉर्मूला है, बस प्लस के यहाँ पे माइनस हो गया। हालांकि यहाँ पे थीटा a और मास b के बीच के एंगल नहीं है, थीटा किसके बीच के एंगल है? a और b के बीच के एंगल है। थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर a एंड वेक्टर b। अब जो रिजल्टेंट आया और वेक्टर a के बीच के एंगल है वो बताना चाह रहे हैं। तो फॉर्मूला क्या होगा? तो tan अल्फा इक्वल टू b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, लेकिन थीटा यहाँ पे 180 माइनस थीटा है, तो sin 180 माइनस थीटा क्या होगा? sin थीटा ही होगा, sin थीटा, और cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, a माइनस b cos थीटा, ये हो गया tan अल्फा। ठीक है, एग्जाम्पल में ऐसा है कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 4 मीटर, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है, 3 मीटर, और दोनों के बीच के एंगल दिया हुआ है 60 मीटर। ठीक है, तो बताना है वेक्टर a माइनस वेक्टर b का मैग्नीट्यूड। ठीक है, बस इतने बताना है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक, तो फॉर्मूला क्या होगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। a कितना है? 4 3 2 3 4, और cos 60 1/2, 2 2 कैंसिल आउट 12। ठीक है, 16 माइनस 12 4 प्लस 9, हाँ, तो रूट 13 मीटर। अगर ये बोल दे कि जो a माइनस b वेक्टर है तो वेक्टर a के साथ क्या एंगल बना है, तो b sin थीटा बाई a माइनस b cos थीटा। ठीक है, तो b है 3 sin 60 3/2। ठीक है, और a है 4 b3 cos 60 1/2। ठीक है, तो इधर 8 माइनस 3 5 5/2, और इधर 2 कैंसिल,
ऊपर 3√3 और नीचे 5। 8 माइनस 3 5 आएगा ना, 5। तो 3√3/5 ये tan अल्फा है। अल्फा क्या होगा? tan इनवर्स 3√3/5। ठीक। तो ए मास बी का मैग्नीट्यूड हो गया √13 मीटर और जो ए मास बी वेक्टर है फर्स्ट वेक्टर के साथ क्या एंगल बना रहा है, तो tan इनवर्स 3√3/5। ठीक है, तो इतने करके छोड़ दे रहे हैं।